हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रोशन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत चैनल रोशन स्टडी पर। हम आज पढ़ने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस नीट और जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। तो वो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट और जेईई मेंस में इस टॉपिक से, उसको हम आज पूरे कंप्लीट कवर करेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बहुत सारे पुराने ज़माने के केमिकल कॉम्बिनेशन के कुछ लॉ दिए गए हैं, तो उन सारे लॉ को हम लोग क्लियर कर लेंगे, सारे लॉ को समझ लेंगे और इस पर जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और 10 फ्रेंड्स में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और ये मूल कॉन्सेप्ट का 9th लेक्चर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन होने का कुछ लॉ है दिए गए हैं, उन लॉ को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहला लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहला लॉ कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैंने पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए, दिस लॉ वाज गिवन बाय लेवोजियर इन 1744। 1744 ने लेवोजियर नाम के साइंटिस्ट ने, लेवोजियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1774 ईस्वी में, आज से करीब करीब 350 साल पहले की बात है ये सब, तो इस लॉ को उन्होंने दिया था जिनका नाम था लेवोजियर। ये लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट दैट मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या कह रहा है इस लॉ जो है? दिस लॉ स्टेट दैट मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ये लॉ क्या कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो बनाया जा सकता है ना तो बर्बाद किया जा सकता है। ना तो मास को हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम मास को हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। ठीक है, मास यानी कि एटम को क्रिएट नहीं किया जा सकता है, एटम को बनाया नहीं जा सकता, एटम को बर्बाद नहीं किया जा सकता है। दैट इज मास को नहीं क्रिएट किया जा सकता है, मास को नहीं बनाया जा सकता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मास होगा, प्रोडक्ट का मास भी वही बनेगा अगर 100% रिएक्शन हुआ है तो। इसका मतलब क्या होगा? रिएक्टेंट जो मास रिएक्टेंट्स का होगा, प्रोडक्ट्स का भी मास वही होगा। इसका एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन केस भी है। इसका क्या एक्सेप्शन है? देखिए, द एक्सेप्शन टू दिस लॉ इज न्यूक्लियर रिएक्शन वेयर आइंस्टाइन इक्वेशन इज एप्लीकेबल। जहाँ भी आइंस्टाइन इक्वेशन एप्लीकेबल होगा न्यूक्लियर रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन में आइंस्टाइन इक्वेशन एप्लीकेबल होता है और आइंस्टाइन इक्वेशन एप्लीकेबल होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में। इस कारण से न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि एक एटम टूटकर किसी और फॉर्म में बनता है, रेडिएशन रिलीज होता है। तो इसमें क्या होता है कि मास चेंज हो जाता है। आइंस्टाइन इक्वेशन में क्या होता है? मास चेंज होता है। उस मास चेंज होने का फॉर्मूला एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, E=mc²। तो जहाँ भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है तो वहाँ पर ये एक्सेप्शन हो जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वहाँ पर फॉलो नहीं होगा, यानी कि वहाँ पर मास चेंज होगा। केमिकल रिएक्शन में कभी भी मास चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन आइंस्टाइन इक्वेशन में न्यूक्लियर रिएक्शन में मास चेंज होता है। इस कारण ये एक्सेप्शन एक हो गया। कैसे? इसको नोट कीजिए, इसको अच्छे से समझाते हैं डिटेल में। नोट कीजिए, हो गया? ओके। एक एग्जांपल से समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो रिएक्टेंट्स का मास होगा, रिएक्शन 100% रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट का मास भी वही रहेगा। देखिए कैसे रहता है, इक्वेशन ले लेते हैं। H2 + O2 H2O बनाएगा, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 है इधर, तो इधर 2 लगाना होगा। हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर 2 लगाना होगा। ठीक है, मानते हैं कि ये रिएक्शन जो है 100% कंप्लीट हुआ है। ये रिएक्शन क्या हुआ? 100% कंप्लीट हुआ है। तो 100% जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो ये पूरा कंज्यूम होगा, ये पूरा कंज्यूम होगा और ये पूरा प्रोडक्ट बनेगा। तो इन दोनों का जो मास होगा
वो उसका सम इसके मास के बराबर होगा। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। इसका देखिए हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन टोटल, 2 × 2, 4 हाइड्रोजन है तो एटम 4 हो जाएगा इसका एटॉमिक मास। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। टोटल कितना हो गया देखिए, 16 होता है इंटू 2 ऑक्सीजन है तो 2 होगा, 16 × 2 तो टोटल देखिए कितना हो गया, 32 इक्वल टू इतना। ये हो गया। अब इतना ही अगर इधर है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। देखिए इधर इसमें क्या हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन देखिए कितना है इसमें, 2 × 2। इसमें देखिए कितना हाइड्रोजन है, 2 × 2 4 हाइड्रोजन है तो 4 इसका एटॉमिक मास हो हाइड्रोजन का। और इसमें ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी 2 है इसमें तो 16 × 2 हो जाएगा, 4 + 32 1। ये क्या कहता है कि जो रिएक्टेंट का मास होगा प्रोडक्ट का मास भी वही होगा, रिएक्शन होने के बाद भी मास वही रहेगा। देखिए इधर, तो इसका मतलब हुआ कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए। हो गया, नोट किया आपने, हो गया, ओके। देखिए सेकेंड लॉ होता है, सेकेंड लॉ होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन इसी को कहते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन इसी को कहते हैं। दिस लॉ वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट इन 1799। 1799 में जोसेफ प्राउस्ट ने इस लॉ को दिया था। ये लॉ क्या कहता है, देखिए क्या लिखा हुआ, दिस लॉ स्टेट दैट केमिकल composition of a substance remains same whether it is prepared by any method or any source। किसी भी सोर्स या किसी भी मेथड के द्वारा कोई भी 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को तैयार किया गया है तो उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होगा, केमिकल कॉम्पोजिशन करने का मतलब कंपोजिशन बाय मास या कंपोजिशन बाय रेशियो सेम होगा। अगर वो एक ही मेथड से और सेम सोर्स से प्रोड्यूस हुआ है तो मतलब 2 एलिमेंट जब सेम सोर्स से प्रोड्यूस हो रहा है तो उन दोनों सब्सटेंस का, उन दोनों एलिमेंट्स का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होगा यानी कि दोनों का जो मास है या फिर दोनों का रेशियो है वो दोनों सेम होगा, केमिकल कॉम्पोजिशन उसका सेम होगा, वो कहीं से भी तैयार किया गया हो। जैसे कि देखिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, इसको जब हीट करते हैं तो बनता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 रिलीज होता है यहाँ पर। देखिए तो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। देखिए और एक और रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन से तो यहाँ पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है CO2, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। देखिए एक ही मेथड के द्वारा तैयार किया गया है तो दोनों से जो कार्बोनेट जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलेगा, ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होगा वो सेम होगा। यानी इसमें भी रेशियो, कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा, 12 कितना होगा देखिए 16 × 2, 12:16 × 2। इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो इतना ही होगा, इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो इतना ही होगा। इसका कहने का मतलब यही है
कि अगर मेथड सेम है या सोर्स सेम है तो प्रिपेयर्ड होने वाले जो सब्सटेंस होंगे उसका जो केमिकल कंपोजिशन होगा वो सेम होगा। यानी दोनों मेथड से जब निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो दोनों मेथड में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है उसका जो केमिकल कंपोजिशन होगा, उसका जो मास रेशियो होगा, मास रेशियो उसका जो होगा कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होगा कार्बन डाइऑक्साइड में वो दोनों में सेम ही होगा, इसमें अलग और इसमें अलग ऐसा नहीं हो सकता है। यही कहता है लॉ ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर इसको लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। प्रिपेयर्ड होने वाला किसी भी सोर्स या किसी भी मेथड से प्रिपेयर्ड किया गया है सेम एटम सेम कंपाउंड को तो क्या होगा, वो सेम कंपाउंड्स का जो मास रेशियो होगा वो सेम होगा। यानी कि दोनों का मास भी सेम होगा, दोनों का मास रेशियो लेंगे तो वो सेम होगा। नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। ओके, यहाँ भी देखिए हीट किया जाता है, इन दोनों को जब रिएक्शन कराना पड़ता है तो रिएक्शन में इसको हीट कराना पड़ता है तब ये रिएक्ट होता है। जैसे मान लीजिए इसको आप बैलेंस भी कर सकते हैं, इसको बैलेंस कर लीजिए। यहाँ 2 लगाइए, यहाँ 2 लगाइए, 2 कार्बन 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हो गया। कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो इसको भी क्या होता है, हीट करना पड़ता है। इसको भी हीट करते हैं तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये भी रिलीज होता है। तो सब में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कोई मेटल हो गया उसको जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो इन सब में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है उसका जो केमिकल कंपोजिशन होगा, उसका जो मास रेशियो होगा, देखिए 12:16:2 होगा, इसमें भी देखिए 12:16:2 होगा। तो इसका जो मास रेशियो होगा सब में मास रेशियो सेम होगा। तब जब दिया जाए कि कोई सेम तरह के मेथड है, सेम सोर्स या सेम मेथड से जो कंपाउंड प्रिपेयर्ड हो रहा है उसका मास रेशियो सेम है तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि वो कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, वो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है। इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, जिसमें कहते हैं क्या कि बनने वाला सेम सोर्स या सेम मेथड से बनने वाला जो कंपाउंड होगा उसका मास रेशियो हमेशा सेम होगा। नोट कीजिए, नोट कीजिए। इसका देखिए मास परसेंट भी दोनों में सेम होगा, मास परसेंट ऑफ कार्बन एंड मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या होगा, ये भी सेम होगा। मास रेशियो या मास परसेंट में भी हम बात कर सकते हैं, रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमेशा परसेंट निकल जाएगा। तो मास रेशियो या मास परसेंट हमेशा सेम होगा। अगर मेथड सेम है या सोर्स सेम है किसी कंपाउंड का तो उसके कंपोजिशन में, उस कंपाउंड में जो भी आइटम्स होंगे उसके कंपोजिशन में मास रेशियो या फिर मास परसेंट हमेशा सेम होगा। यही कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। इसको नोट कीजिए, हो गया। ओके, लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्या क्या लिमिटेशन है, देखिए। When a compound is obtaining by using isotopes of elements, thus different isotopes of same element gives different mass ratio। क्या बोल रहा है कि अगर जब हम आइसोटोप्स यूज करके जब कंपाउंड को बनाएंगे तो एक ही कंपाउंड का अगर डिफरेंट आइसोटोप्स के साथ अगर बनाएंगे तो क्या होगा कि डिफरेंट मास रेशियो उसको आएगा। जैसे कि ले लेते हैं वाटर, मान लीजिए वाटर ले लेते हैं तो वाटर कैसे बनता है, हाइड्रोजन जब रिएक्शन होता है ऑक्सीजन से तो बनता है वाटर, ठीक है। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनता है वाटर। अब जरा देखिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन आइसोटोप्स 1 है, इसको कहते हैं प्रोटियम। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो प्रोटियम का जब रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ
ये कितना होगा 16:8। तो यहाँ पर जो बनेगा 1:16:8 वाला बनेगा। तो देखिए मास रेशियो देखिए इसका मास रेशियो देखिए कितना है। तो इसका देखिए मास रेशियो देखिए ऐसे है। अब देखिए ड्यूटेरियम का यहाँ पर ये 2 होता है, ये 1 होता है, प्लस ये रिएक्शन हुआ तो बना ये 2 ऊपर 1 नीचे H2O। ठीक है, इसमें ऊपर 16 होगा और नीचे 8 होगा। अब जरा देखिए इसका मास रेशियो देखिए, दोनों वाटर तो एक ही मेथड से प्रोड्यूस हुआ है। इसका मास रेशियो 1:8 आया। इसका मास रेशियो जरा देखिए, इसका मास रेशियो मास 2:2 रेशियो इसका कितना है 16। तो ये कितना हो गया 1:4। ये देखिए मास रेशियो चेंज हो गया कि नहीं, मास रेशियो अलग हो गया इसमें। तो आइसोटोप्स के केस में जब आइसोटोप्स आएगा तो उस कंडीशन में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वैलिड नहीं होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वहाँ नहीं फॉलो होगा। यही लिमिटेशन है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। इसको नोट कीजिए, हो गया ओके। ये देखिए ये तीसरा लॉ है, तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तीसरा लॉ कौन सा लॉ है, ये लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस लॉ को दिया था जॉहन डाल्टन ने, दिया था 1803 में, 1803 ईस्वी में दिया गया था इस लॉ को जॉहन डाल्टन साहब के द्वारा। इस लॉ ये लॉ कहता क्या है देखिए, दिस लॉ स्टेट दैट when two elements A and B combine to form more than one compound, then several masses of A which separately combined with a fixed mass of B are in simple ratio। क्या कह रहा है कि जब दो एलिमेंट A और B जो है कंबाइन होता है और कंबाइन करने के बाद एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहा है, तो A का कुछ मास जो है सेपरेटली कंबाइन करता है बी के फिक्स्ड मास से, एक फिक्स मास से कंबाइन करता है और एक सिंपल रेशियो में कंबाइन करता है। जरा समझिए इसको अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल से जैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन O2 रिएक्ट होगा तो इससे दो कंपाउंड बन सकता है। देखिए एक तो बन सकता है SO2 और दूसरा बन सकता है SO3, दूसरा SO3 बन सकता है SO3। अब जरा समझिए इनको। इसमें देखिए ये कंपाउंड एक फिक्स्ड है, ये देखिए इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। तो A और B जब कंबाइन किया है तो दो से ज़्यादा कंपाउंड बना रहा है। देखिए एक तो SO2 बन सकता है, SO3 बन सकता है। तो ये एक से ज़्यादा कंपाउंड बन रहा है। तो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनेगा तो क्या करता है, जब एक से ज़्यादा कंपाउंड बने देन सेवरल मास ऑफ A का कुछ मास B के सेपरेट मास से, B के फिक्स्ड मास से सेपरेटली क्या करता है, कंबाइन करके एक सिंपल रेशियो में कंबाइन करता है। यानी कि देखिए ये जो एलिमेंट है ये तो सेम होगा, सल्फर, ये जो है सल्फर तो सेम होगा, दोनों में सल्फर सेम होगा। इसका एटॉमिक मास जरा रेशियो देखिए इसका, ध्यान से समझिए। SO2 बनेगा और SO3 बनेगा, ये तो सेम है। ये देखिए ये तो सेम है। इसका देखिए रेशियो क्या होगा 16:2, इसका 16:3, ये गया इसका 2:3। दूसरा एलिमेंट क्या कंबाइन किया, सिंपल रेशियो में कंबाइन किया। A का एक देख क्या लिखा है, देन सेवरल मासेस ऑफ A which separately combined with a fixed mass of B। A का कुछ मास B के फिक्स मास से कंबाइन किया। देखिए A का कुछ मास जो है इसका
ऑक्सीजन का कुछ मास सल्फर के फिक्स मास से कंबाइन किया है, देखिए दोनों में, और एक सिंपल रेशियो में कंबाइन किया है, दूसरा जो है सिंपल रेशियो में कंबाइन किया है। यही इसका मतलब ये स्टेटमेंट यही कह रहा है। ज़रा इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं और अच्छे से समझाता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको। नोट कीजिए, हो गया? ओके, ज़रा समझिए। कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा तो इसमें भी दो कंपाउंड बन सकता है, या तो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो बनेगा। अब दोनों में देखिए एक तो एलिमेंट सेम है तो इसका रेशियो तो वही होगा, एक का एलिमेंट सेम है, देखिए दोनों में ये सेम है, और ये कंबाइन कर रहा है 16:1 एंड 16:2 के रेशियो में, तो इसका रेशियो सिंपल रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। ये देखिए एक सिंपल रेशियो में कंबाइन किया, एक आइटम फिक्स है, क्या कर रहा है आइटम ए का सेपरेटली कंबाइंड विथ अ फिक्स मास ऑफ बी, ए जो है ए का कुछ पार्ट मास बी के कुछ फिक्स मास से कंबाइन करके बनाता है, तो दोनों का जो सिंपल रेशियो होगा, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो एक सिंपल रेशियो में होगा। इसका मतलब ये हुआ है, समझिए इसको ध्यान से, नोट कीजिए। नोट किया? हो गया? ओके। ये फोर्थ लॉ है, फोर्थ लॉ को कहते हैं, फोर्थ लॉ है द एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या कह रहा है एवोगाड्रो लॉ? क्या कहता है कि अगर कंडीशन सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन सेम है अगर, तब किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है, अगर दो मान ले सेपरेट गैस ले लिया, एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ हाइड्रोजन, तो अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है दोनों गैस का, तो दोनों का गैस का वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उसमें सेम होगा। यही कह रहा है दिस लॉ स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, सभी गैस का अगर इक्वल वॉल्यूम है सिमिलर टेम्परेचर प्रेशर पर, तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। और एक चीज़ है, इट प्रोवाइड्स रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी के बीच एक रिलेशन बताता है। यही लॉ है जो एवोगाड्रो लॉ जो है, ये एक रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, किसी गैस के वेपर डेंसिटी का उसके मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास से दिखाता है। वो रिलेशन देखिए है 2 × वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, किसी गैस का मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू होगा 2 × वेपर डेंसिटी के बराबर होता है। यही लॉ, ये स्टेटमेंट को यही लॉ प्रोवाइड करता है। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ एवोगाड्रो। एवोगाड्रो लॉ भी कहते हैं इसको, या फिर लॉ ऑफ एवोगाड्रो भी कह सकते हैं इसको। इसका मतलब हुआ कि अगर दो गैस का वॉल्यूम सेम है, कंडीशन सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन सेम है, तो उसमें दोनों गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलिए इसको नोट कीजिए, हो गया? नोट कीजिए, ओके। जैसे देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट हुआ तो बनाएगा वाटर, इसको बैलेंस कीजिए 2:2, मतलब 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम एंड 2 वॉल्यूम। अब देखिए इसका 2 वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम इसका है, 2 मॉलिक्यूल इसमें भी एक मॉलिक्यूल है, तो टोटल इसमें कितना मॉलिक्यूल होना चाहिए? 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, तो मॉलिक्यूल का रेशियो देखिए जरा 2:1:2 है कि नहीं? इसमें है, मतलब अगर सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर है, टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन अगर सिमिलर है, तो सेम वॉल्यूम ऑफ गैस,
सेम वॉल्यूम ऑफ गैस में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशो देखें 2:1:2 आ गया है। इसमें 2 मॉलिक्यूल है, इसमें 1 मॉलिक्यूल है, इसमें भी 2 मॉलिक्यूल है। तो देखिए अगर वॉल्यूम सब में सेम है तो मॉलिक्यूल्स का रेशियो भी सेम आया है। यही कहता है एवोगाड्रो लॉ। हो गया एवोगाड्रो लॉ कंप्लीट। अब प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करेंगे। इन सारे लॉ पर जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं नीट में, जेईई मेंस में, उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो अब लास्ट तक वीडियो के बने रहिए। अभी और बहुत सारा बाकी है, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी करना बाकी है। अभी तो हमने सिर्फ लॉ को, सभी लॉ को समझा है अच्छे से। अब उन सब लॉ पर किस तरह से क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से आता है, किस तरह से उन लॉ को अप्लाई करना है क्वेश्चन में, वो सीखना अभी है। तो बने रहिए, अभी नोट कीजिए। और इसके बाद क्वेश्चंस को जब मैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले करूंगा तो उसको आप पॉज करके वीडियो को, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। नहीं सॉल्व होता है क्वेश्चन तब उसको प्ले करके देखिएगा वीडियो को, अच्छा हो जाता है। ऐसे प्रैक्टिस करने में मज़ा आता है। एक तो है लॉ ऑफ गैसेस प्रोपोर्शन, पार्ट्समान लॉ है लॉ ऑफ गैसेस प्रोपोर्शन, जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको। मैंने पहले आपको बता दिया है वो लॉ जिसको गैल-लुजेक लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो वो लॉ मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो आज 4 लॉ को मैंने, ये बाकी का 4 लॉ जो बचा हुआ था उसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब क्वेश्चंस कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। जरा बनाइए इसको। क्वेश्चन क्या दिया है पढ़िए ध्यान से। 4.88 gram of KClO3 when heated produce 1.92 grams of oxygen and 2.96 gram of KCl. Which of the following statements regarding the experiment is correct? ऑप्शन ए में क्या दिया? The result illustrates the law of conservation of mass. ऑप्शन बी क्या दिया? The result illustrates the law of conservation, the law of multiple proportion. एंड ऑप्शन सी दिया है द रिजल्ट इलुस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ऑप्शन डी दिया नन ऑफ द अबव लॉ इज फॉलोड। इनमें से कोई लॉ फॉलो नहीं होता है जो। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका है करेक्ट, उसको बनाइए। जो मैंने अभी आपको लॉ बताया था वो सारे लॉ को याद कीजिए और कौन सा लॉ इसमें सही होगा उसको क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए। हो गया? देखिए क्या है क्वेश्चन में। KClO3 है, KClO3 है। इसको जब हीट करते हैं तो बनता है KCl प्लस O2। बैलेंस को, अगर इसको बैलेंस करने की जरूरत है बैलेंस कीजिए। इसमें K इधर एक हो गया, Cl इधर एक, Cl इधर एक हो गया। ऑक्सीजन इधर 3 है, 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये कितना हो गया? 6 ऑक्सीजन हो गया। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 के इधर हो गया, 2 कैल्शियम इधर हो गया, 2 पोटासियम इधर हो गया, इधर भी 2 पोटासियम 2 कैल्शियम हो गया, इधर 6 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 6 ऑक्सीजन हो गया। तो ये रिएक्शन अब बैलेंस हो गया। कितना दिया है? 44.8 ग्राम दिया है। KClO3 रिएक्ट करता है तो बनता है क्या? 2.93 ग्राम एंड 1.96 ग्राम, 94 ग्राम है और 1.96 ग्राम, 1.92 ग्राम है। अब जरा देखिए इसको ऐड कीजिए, इसका मास को ऐड कीजिए जरा। 4.88। देखिए मास दोनों तरफ सेम हो गया। रिएक्टेंट का मास एंड प्रोडक्ट का मास सेम हो गया। रिएक्टेंट का मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर हो गया मास ऑफ प्रोडक्ट। तो दोनों ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। कौन सा ऑप्शन होगा देख लीजिए, अपना ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए ही सही आंसर है आपका।
द रिजल्ट इलुस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये रिजल्ट क्या बता रहा है? ये रिजल्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। हो गया, नोट किया? ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को कीजिए। ये भी बेहतरीन लेवल का एक क्वेश्चन है, कीजिए इसको। क्वेश्चन क्या दे रहा है देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चार ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। 100 ग्राम्स ऑफ वाटर इज हीटेड टू गिव स्टीम। जब 100 ग्राम वाटर को हीट करेंगे तो वो क्या बनेगा? वाटर वेपर बनेगा। ऑप्शन बी में क्या दिया? A sample of N2 gas is heated at constant pressure without any change in mass। मतलब अगर नाइट्रोजन को हीट किया जा रहा है कांस्टेंट प्रेशर पर बिना उसका मास चेंज किए, तो उसका मास ही चेंज नहीं किया है। ऑप्शन सी में देखिए, 36 ग्राम्स ऑफ कार्बन कंबाइंस विथ 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 68 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड ऑप्शन डी में क्या दिया है? ऑप्शन डी में देखिए क्या दिया है, 10 ग्राम ऑफ कार्बन इज हीटेड इन वैक्यूम विथआउट एनी चेंज इन मास। जब 10 ग्राम कार्बन को हीट करेंगे वैक्यूम में तो क्या होगा? वो जलेगा ही नहीं, वो रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि वैक्यूम है। कार्बन रहेगा, जब हीट करने पर रिएक्शन कब होगा? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो वैक्यूम है तो रिएक्शन ही नहीं होगा, तो जो है वही रह जाएगा। तो ऑप्शन डी तो नहीं होने वाला है। ऑप्शन ए को देखिए, वाटर को हीट करेंगे वाटर वेपर बन गया, इसमें भी किसी तरह का रिएक्शन नहीं हुआ है, ये भी रिएक्शन नहीं है। ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में भी किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। कांस्टेंट प्रेशर पर नाइट्रोजन गैस को हीट किया जा रहा है, नाइट्रोजन गैस को हीट किया जा रहा है अकेला, किसी से रिएक्शन ही नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन सी में देखिए, कार्बन कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो रिएक्शन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब 36 ग्राम कार्बन रिएक्ट कर रहा है, 36 ग्राम कार्बन रिएक्ट कर रहा है किससे? 32 ग्राम ऑक्सीजन से। तो रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट्स के मास का इक्वल होगा। कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि रिएक्टेंट्स का मास इक्वल टू प्रोडक्ट्स के मास का इक्वल होगा। तो देखिए रिएक्टेंट में क्या कौन कौन है? रिएक्टेंट में कार्बन है और ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट में क्या है? कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है। रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ये 36 ग्राम है, ये 32 ग्राम है, ये बन रहा है 38 ग्राम। तो देखिए दोनों को ऐड कीजिए, 38 ग्राम ही होगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा दोनों में। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, नोट कीजिए। हो गया, नोट कर लिए? ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को भी कीजिए। ये भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या दिया है क्वेश्चन में। इन एन एक्सपेरिमेंट 2.4 grams of iron oxide on reduction with hydrogen gave 1.68 grams of iron. Another experiment 2.7 grams of iron oxide gave 1.89 grams of iron on reduction. Which law is illustrated from the above data? जो ऊपर डेटा दिया गया है उस डेटा के अनुसार इनमें से कौन सा लॉ फॉलो होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा लॉ फॉलो होगा आपको बताना है। बनाइए जरा, सॉल्व कीजिए। क्या क्या दिया है? आयरन ऑक्साइड है, एक आयरन ऑक्साइड है Fe2O3 मान लेते हैं। ये आयरन ऑक्साइड 2 बार हीट किया जा रहा है, जब रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन होगा। रिडक्शन जब हो रहा है हाइड्रोजन के साथ में तो क्या बन रहा है? देखिए ऑक्सीजन निकल रहा है, कितना ऑक्सीजन कितना निकाला जो देखिए दिया हुआ 2.4 ग्राम रिड्यूस होता है हाइड्रोजन के साथ, तो 1.68 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और
दूसरा एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट 1 हो गया। एक्सपेरिमेंट 1 में, एक्सपेरिमेंट 2 में क्या दिया है, 2.7 ग्राम जब रिड्यूस होता है तो 1.89 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। तो कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है जो बताना है इसमें, देखिए। आयरन ऑक्साइड में आयरन निकालेंगे पहले। आयरन ऑक्साइड का वेट कितना है, आयरन ऑक्साइड कितना है 2.4। इसमें से ऑक्सीजन कितना निकल गया है, जरा इसको सॉल्व कीजिए। सेवन। ये क्या हो गया, ये आयरन निकल गया, आयरन। क्योंकि आयरन ऑक्साइड में आयरन होगा और ऑक्सीजन होगा। आयरन इतना है, आयरन ऑक्साइड इतना है और ऑक्सीजन इतना है, तो आयरन ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को निकाल देंगे तो आयरन ही बचेगा। अब दूसरा आयरन ऑक्साइड में देखिए, दूसरा एक्सपेरिमेंट में 2.7 ग्राम है। इसमें से ऑक्सीजन कितना निकल जाता है, 1.89 ग्राम निकल जाता है। 1.89 ग्राम निकल जाता है। तो कितना बचेगा आयरन इसमें से, देखिए सॉल्व कीजिए। 7 माइनस 1 8, इतना आयरन हो गया। ठीक है, आयरन हो गया। अब आयरन और क्या करते हैं, आयरन ऑक्साइड में आयरन होगा और ऑक्सीजन होगा, तो आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो ले लेते हैं। आयरन ऑक्सीजन का जरा रेशियो लीजिए। 1.8, पॉइंट से पॉइंट जाएगा, ये कितना में कटेगा इससे, बाई 4 3 84। ये और क्या कटेगा, तीन टाइम्स है, ये 42 टाइम्स, ये 9 टाइम्स, ये 21 टाइम्स, ये 3 टाइम्स बाई 7। ये टोटल काटने पर रेशियो आता है 3:7। ये टोटल 3/7 रेशियो आता है, यानी कि 3:7। जरा इसका आप निकालते हैं आयरन का, 0 बाई आयरन में ऑक्सीजन कितना है, ये आयरन का है, ये आयरन है और ये ऑक्सीजन है। ये क्या है, इतना ग्राम ऑक्सीजन है। तो आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे ना, आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो जब निकालेंगे तो ये जो रेशियो निकालते हैं, अगर सेम रेशियो आया है तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो कर रहे हैं, देखते हैं सेम रेशियो आता है कि नहीं। इससे ये गया, ये से ये काटिए डायरेक्ट 3 से 3 2 जा 6, ये 60, ये 67 से कट जाएगा ये 3 टाइम्स और ये कट जाएगा 7 टाइम्स, ये टोटल। तो टोटल इसमें भी रेशियो आ गया 3:7। देखिए रेशियो दोनों में सेम अगर है, रेशियो दोनों में सेम है तो कौन सा लॉ फॉलो होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ही आपका सही आंसर है। नोट कीजिए क्वेश्चन को, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, नीट और जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नोट कीजिए। ओके, चलिए अब जरा इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए। ये भी एक अच्छे बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए, देखिए एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया, ध्यान से पढ़िए। द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स
डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहा है। डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन जब रिएक्ट किया है तो अलग अलग कंपाउंड बन रहा है। ध्यान से देखिए, अलग अलग कंपाउंड में बन रहा है। देखिए अलग अलग कंपाउंड जब बना रहा है तो कौन सा लॉ फॉलो करता है? लॉ ऑफ। तो बनाइए इसको। क्या दिया है? नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बना रहा है। तो क्या दिया है? पहले में 14 ग्राम नाइट्रोजन और 16 ग्राम, 14 ग्राम और 32 ग्राम, फिर दिया 28 ग्राम और 32 ग्राम, और फिर 28 ग्राम और 64 ग्राम। तब देखिए 14 ग्राम 16 ग्राम रिएक्ट करता है, 14 ग्राम से 16 ग्राम रिएक्ट करता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बना रहा है। तो मास देखिए दोनों तीनों का मास रेशियो मिलाइए, मास रेशियो मिलाइए, मास रेशियो। ये क्या क्या बना सकता है जरा ध्यान से देखिए। ये क्या क्या कंपाउंड बना सकता है? देखिए ये बना सकता है, बहुत सारा कंपाउंड बना सकता है। N2O बना सकता है, फिर N2O3 बना सकता है, फिर N2O4 बना सकता है, N2O5 बना सकता है। ये सब कंपाउंड बना सकता है। देखिए सब में एक एलिमेंट सेम है, एक एलिमेंट देखिए सब में सेम है, वन एलिमेंट सेम है सब में, और दूसरा जो है डिफरेंट रेशियो में कंबाइन किया गया है, डिफरेंट रेशियो में ये कंबाइंड है। ये क्या है? 16 इंटू 4, 4 है ना 4, एंड ये है 16 इंटू 5। इसका जो रेशियो आ जाएगा सबका क्या आ जाएगा? 1:3:4:5 आ जाएगा। देखिए एक एलिमेंट सेम है और दूसरा डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में कंबाइन करके बना रहा है। देखिए यहाँ पर भी, यहाँ से भी पता चल सकता है कि ये सेम कंबाइन किया है दोनों में, लेकिन बना है अलग अलग अमाउंट से, दूसरा अलग अलग रेशियो में कंबाइन किया है। देखिए ये 1:2 में कंबाइन किया है, यहाँ से देखिए ये 1:1 में कंबाइन है, ये बना है कितना? 1:2 में। यहाँ से ही डायरेक्ट पता कर सकते हैं, नहीं तो आप रिजल्ट अगर जानते हैं निकालना, रिजल्ट इसे इतना इतना कंपाउंड बन सकता है। तो इसमें कंपाउंड देखिए एक एलिमेंट सेम है और दूसरा डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में कंबाइन कर रहा है। ये रेशियो इस तरह के एक सिंपल रेशियो में होगा। तो ये कौन सा लॉ हो गया? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपका ऑप्शन सी ही सही आंसर है। नोट कीजिए, नोट कीजिए, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। हो गया? नोट किया आपने? नोट किया? ओके, चलिए इस क्वेश्चन को भी बनाइए, ये भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बनाइए, पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। क्या क्वेश्चन में दिया दे रहा है? देखिए क्वेश्चन में दिया है गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट्स, मार्क्स द स्टेटमेंट्स विच इज नॉट करेक्ट। करेक्ट नहीं दिया है, नॉट करेक्ट दिया, कौन सही नहीं है, यानी कि कौन गलत है, जो स्टेटमेंट आपको चुनना है। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? आइटम्स आर नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, आइटम को किसी केमिकल रिएक्शन में ना तो बनाया जा सकता है ना तो बिगाड़ा जा सकता है। तो ऑप्शन ए सही है, हमें गलत चुनना है, ध्यान दीजिएगा। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन स्टेट दैट a given compound always contains exactly the same proportion of elements by the weight। बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया अच्छे से। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन क्या कहता है? इसको लॉ ऑफ कोहेरेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। इसमें क्या कहता है? डिफिनिट प्रोपोर्शन में क्या कहता है कि कंपाउंड एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन में, एक किसी कंपाउंड में अगर कोई कंपाउंड सेम मेथड से या सेम सोर्स से बना है तो उसमें एलिमेंट्स का जो प्रोपोर्शन होगा वो सेम होगा। वेट का, एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन बाय वेट, मास रेशियो या फिर मास परसेंटेज सेम होता है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन बी आपका सही है। ऑप्शन सी क्या दिया है? गैय-लुसेक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज वैलिड फॉर ऑल सब्सटेंस। ये गलत दिया है। गैय-लुसेक लॉ किसको कहते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम को गैय-लुसेक लॉ भी कहते हैं। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया है वो, उसी को कहते हैं गैय-लुसेक लॉ।
गैर-लुजेक लॉ केवल गैस में वैलिड होता है, गैसियस स्टेज में होता है गैर-लुजेक लॉ वैलिड होता है, यानी कि लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम जो है केवल और केवल गैसियस स्टेज में ही वैलिड होता है। तो ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी में क्या दिया, अ प्योर कंपाउंड हैज ऑलवेज अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बिल्कुल, एक प्योर कंपाउंड में एक फिक्स प्रोपोर्शन में मास का फिक्स प्रोपोर्शन होता है। एलिमेंट्स, एक कंपाउंड में एलिमेंट्स के मास का फिक्स प्रोपोर्शन होता है। तो ये बिल्कुल सही है डी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो इसमें करेक्ट करना है आपको, वो सी ऑप्शन को टिक करना है, क्योंकि सी ऑप्शन इसमें गलत दिया था। पूछा था क्वेश्चन में कौन करेक्ट नहीं है, कौन यानी कि गलत है। तो गलत ऑप्शन आपका सी आंसर है। नोट कीजिए ये क्वेश्चन को, ये भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन है नीट में। नोट कीजिए। आई होप आपने आज का लेक्चर बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया, अच्छे से समझा, अच्छे से हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में मैंने कराया, उसको अच्छे से समझा। सारे लॉज को मैंने कंप्लीट किया है, तो वो सारे लॉज आपने अच्छे से समझा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे। एक या दो लेक्चर और बनेगा कि स्टोइकियोमेट्री में, फिर स्टोइकियोमेट्री 1 खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर होगा स्टोइकियोमेट्री 2, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो याद में दिला रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए वीडियो को जरूर, और 10 फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। ये हमारे लिए गुरु दक्षिणा होगा, ये मैं समझूंगा कि आपने हमें गुरु दक्षिणा दी, आपने 10 फ्रेंड्स में शेयर करके। तो चलिए आज का लेक्चर खत्म करते हैं। तो जय हिंद।